पार्सल स्क्रीन क्या रिकॉर्डिंग होता है बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 1। सही है, ससन रीजन दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जी सर। एल वैली जो है प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, सही है। एल वैली आर सराउंडेड बाय द डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी का क्या वहाँ डेंस नेटवर्क है जिसके कारण ये डेंस नेटवर्क रहेगा तभी तो लार्ज एरिया में वो गैस एक्सचेंज करेगा। वेरी गुड। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, चलो बढ़िया से पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, तब आंसर फिर देना। ठीक है, देख लो। वो क्वेश्चन पढ़ ली बेटा इतना जल्दी? वाह बेटी, पढ़ पढ़ पढ़। दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है गुरुजी, दोनों सही है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज होता है फ्रॉम एल्वेलियर एयर इनटू द ब्लड। ठीक है, ये बात सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन एल्वेलियर एयर देन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, नहीं तो नहीं बनाया। पहला फॉल्स है। यस सर। डायफ्राम इंक्रीज दूसरा सही। दूसरा समझ ही नहीं पाए क्या कर रहा है। द डायफ्राम रिलैक्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगा? पहला तो गलत है, रीजन नहीं समझ पाए। पहला तो गलत कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनहेल होगा। इनहेल करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सहेल करेगा तो फिर रिलैक्स होगा। तो रिलैक्सेशन में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? रिलैक्सेशन में वॉल्यूम घटेगा। तो दोनों गलत हो जाएगा। थोरेटिक वॉल्यूम क्या है? थोरेसिक वॉल्यूम। आर ट्रू है जी। आर ट्रू है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम इंक्रीजेज द थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम कहता है ये बढ़ता है। देख लेते हैं इसका क्या है थोरेसिक वॉल्यूम। आगे देखो 4 नंबर। पढ़ाई करने बैठा बेटा बेटा। रीजन को और कीजिए, रीजन को और नीचे कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है। कहता कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ए बाय कार्बन आयंस इन ब्लड। कहता कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेनली ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड में एज ए बाय कार्बोनेट आयंस इन द ब्लड। ब्लड में बाय कार्बोनेट आयन के रूप में। Reason they CO2 react with water in plasma to form carbonic acid। जैसे देखो CO2 हो गया, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2CO3 क्या हो गया? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। एक कार्बोनेट। ये हो गया कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3।
ना, जी सर। और HCO3 लिखते हो तो ये H को छोड़ दो, HOCO3 बाइकार्बोनेट कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ डिजॉल्व करते हो तो क्या बनता है? H2CO3। समझे? अरे H2CO3 मतलब क्या होगा? कार्बोनिक Yes, sir. एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या बनेगा? कार्बनिक एसिड। और कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ब्लड में, ये कह रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? एजर्सन हो गया। रीजन में कहता है कि CO2 जो है रिएक्ट करता है वाटर के प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो मौजूद वाटर है, प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या होता है? पानी। 90% वाटर ही रहता है प्लाज्मा में। जैसे RBC WBC प्लाज्मा प्लेटलेट्स है ना, तो जो प्लाज्मा है वो क्या है? 55% वाला क्या कॉन्सेप्ट है गुरुजी? 55% होता है प्लाज्मा, होता है 55%। पूरे ब्लड का होता है 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा का जो होता है ना 90% से आसपास जो होता है वाटर होता है। अच्छा। तो CO2 रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्लाज्मा टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड विच डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब आयन के रूप में टूटना। समझे? टूटना बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस, मतलब हाइड्रोजन आयंस के रूप में और बाइकार्बोनेट्स के रूप में टूटता है। जैसे H2 CO3 का कहता है टूटता जो है H+ में टूटा है, और HCO3 माइनस जो है रेडिकल के रूप में, समझे, टूटा है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, और ये तुम्हारा क्या हो गया? रेडिकल्स हो गया बाइकार्बोनेट आयन। तो हमको लगता है सही होना चाहिए दोनों, क्या? रीजन तो सही है। हाँ, A एंड R आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आयंस के रूप में जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, जो आएगा लौट करके, उसके लिए बताया है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज द बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO2 जो है रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? वाटर के साथ, और वाटर क्या बन जाता है? वाटर हाइड्रोकार्बोनिक बन जाता है। हाँ, वो फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड, और यही कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन आयंस में और HCO3 के आयंस के। ठीक है, जी सर। इसीलिए कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट वाला चीज़ खाते रहना चाहिए, ताकि जो फ्री रेडिकल्स है इसको ब्लड क्या करते रहे? न्यूट्रलाइज करते रहे, ताकि शरीर में जो दिक्कतें ज़्यादा नहीं समझे? नहीं। एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए कहता है कि ताकि जो है ना फ्री रेडिकल्स जो है उसको न्यूट्रलाइज करते रहे। समझे बेटा? यस सर। एंटीऑक्सीडेंट मतलब? अरे ऑक्सीडेंट मतलब की चीज? बूढ़ा हो जाना। क्या बता, जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? ओल्ड होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन जब रुकेगा तो क्या होगा? मेंटेन में रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना ऑक्सीडेशन से रोकता है। जैसे हम लोग का झुर्रियों पड़ता है, किसके कारण? ऑक्सीडेशन होता है, धीरे धीरे सेल खत्म हो जाता है, झुर्रियों आने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट जब यूज करोगे जल्दी से बूढ़ा नहीं दिखाई दोगे, जवान दिखाई देते रहोगे सब। ठीक है, चलो 5 नंबर देखो। सही है, ट्रू है दोनों, मतलब एक्सप्रेशन भी सही है। अरे ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। जब एक्सरसाइज करो तो डिक्रीज धीरे- लिखा है, हाँ? डिक्रीज लिखा है तो गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा भी गलती।
ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज दोनों में लिखा है। जी सर। दोनों गलत, अब दोनों गलत है गुरुजी। दोनों गलत, दोनों गलत। अब दोनों में इंक्रीज पढ़ ली। बोथ आर फॉल्स। बड़ा कॉन्फिडेंट है तुम लोग जी। पढ़ाई का फायदा उठ रहा है सबको लगता है ना। बेनिट उठा रहे हैं। अब तुमने उठा रहा है। सर नहीं सर। चलो आगे देखो। अरे जब एक्सरसाइज करोगे तो सांस जो है तेजी से लोगे ना बेटा। समझे कि समझे? हाँ समझ गए। हम दोनों में इंक्रीज पढ़ लिए थे। अरे तुम पढ़ने का रहेगा। एंजल को भी कह रहे हैं। इसलिए ऑक्सीजन जो डिमांड करता है कब? जब शरीर में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड पड़ेगा। लोग हांफने नहीं लगता है, जो हाँ। एक्सरसाइज नहीं करता है हाँ। उसको 10-20 सेकंड के लिए दौड़ा दिए तो कुत्ता जैसा हांफने लगेगा, छाती पकड़ के बैठ जाएगा। सही बात बोल रहे हो। हम बैडमिंटन खेलते थे, उसमें शुरुआत में याद है कि 10 से 5 मिनट लगातार खेलते थे तो छाती पकड़ के बैठ जाते थे। फिर एक्सरसाइज खेलते खेलते ऐसा हो गया कि 1 घंटा लगातार खेलते रह गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और धीरे ये धीरे होता है फायदा। जैसे बच्चा सब में जो होता है ना, बच्चा सब कितनों खेलेगा ज़्यादा दिक्कत नहीं होता बच्चा सबको। जैसे बच्चा सबको जो बचपन में 4 घंटा 5 घंटा खेलता होगा, कुछ असर नहीं पड़ता होगा दिन भर। हाँ, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे, ये बोले ऊर्जा की भी जरूरत नहीं है। हम खुद खेले हैं। सेल यंग सुबह रहता निकल है। गए 8 बजे खेलने तो सब मेटाबॉलिज्म उसमें ठीक ठाक रहता है। धीरे धीरे एज बढ़ने के बाद में मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कतें आती है। चलो 6 नंबर देखो। हायर ऑक्सीजन इन द लंग। पहला सही है। Women has the higher oxygen in the lungs. The high partial pressure oxygen in the lungs. एफिनिटी में न लगाओ, जुड़ाओ। प्रेम। पहला तो सही है। होमोग्लोबिन है हाइयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इन लंग्स, ठीक है। द दूसरा पार्शियल रीजन हमको सही नहीं ले, मतलब रीजन नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द हाइयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स फैसिलिटेट ऑक्सीजन बाइंडिंग। मतलब वही कह रहा है कि जो मतलब हाई पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, वो लंग्स को फैसिलिटीज करता है भाई ज़्यादा एफिनिटी के लिए। सही है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकेंड वाला का क्या मतलब है? पार्शियल मतलब होता है आंशिक प्रेशर होता है। तो ऑक्सीजन का जो आंशिक प्रेशर है लंग्स में, वो फैसिलिट करता है ऑक्सीजन के बाइंडिंग को करता है। द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर जो है, वहाँ पर दोनों प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा ना, ऑक्सीजनों का प्रेशर। तो इसलिए ऑक्सीजन के कहता है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स में जो है वो फैसिलिट करेगा ऑक्सीजन के बाइंडिंग को ज़्यादा। अभी भी नहीं बुझा? जी सर। हाँ सर समझ गए। पार्ट में की हुई है हिस्सा कब लगता है? जब हिस्सेदार हो। जी सर। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्या कहते हो ऑक्सीजन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड जाने के लिए, ऑक्सीजन आने के लिए है। तो उसी जगह के लिए कह रहा है कि भाई कि जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण लंग्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऑक्सीजन का वो बाइंडिंग करे, खींचे ऑक्सीजन को। समझे? तो ए एंड आर ट्रू। हाँ बोलो बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी तो 2 ही ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन के पास भी 2 ही है। कार्बन जो है उसमें और उसमें कार्बन ना गया उल्टा। जी सर। चलो आगे देखो 7 नंबर। दोनों सही है, रीजन भी सही। हाँ, द ट्रेचिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड। ये सब वीडियोस अथी सब कैमरा सब ऑन कर लिया करो।
द ट्रेचिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज रिंग्स, सही बात था, कल देखे ही थे ट्रेचिया को हम लोग। द रिंग्स प्रिवेंट द ट्रेचिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के समय में जो है कोलैप्सिंग करने से बचाता है। दोनों सही है, सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो 8 नंबर देखो। सेकेंड नंबर तो सही है। अब पहला नहीं, स्मोकिंग जो है डैमेज तो करेगा ना सिलिया को बेटा, सीलिया भी सही है, दोनों सही। उसको डैमेज करेगा ही। सीलिया लाइनिंग, स्मोकिंग डैमेज द सिलिया लाइनिंग, वही जो अंदर में रहता है जो कि रोकता है बाहर के जर्म्स को, डस्ट को, ये सब को रोकता है। ठीक है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिलिया हेल्प टू फिल्टर द डस्ट एंड माइक्रोब्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। Expiration is an active process under the normal condition. Muscles contract during expirations to expel air. नहीं समझ में आ रहा। दोनों फॉल्स है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। समझे, सही बात रहता तब नहीं तुमको समझ में आता। एक्सपायरेशन नेट की खोज करना, गड़बड़ तड़बड़ बात है। चलो 10 नंबर देखो। ये ट्रू, इट रीजन सही है, दोनों सही है। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है रेगुलेट करता है रिदम ऑफ ब्रीदिंग को। सही बात है, क्यों करता है? क्योंकि इट डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच सेल के जो है डिटेक्ट करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है और उसी लेवल से पता करता है कि ऑक्सीजन कितना उसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। ठीक है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब जो है भरने वाला है, भरो तो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला रेस्पिरेशन, और रिस्पायरेशन श्वसन हो गलो। ठीक है, रिस्पायरेशन या श्वसन। एलवेली, 2 नंबर देखो। एलवेली सुजाता, हाँ भैया, बुझाए छो बहन, हाँ बताओ की हो तो। एलवेली हो जाएगा। हाँ, एलवेली होगा। एलवेली के पास ही नहीं जो ना गैस होता है, एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, क्या क्या बोला? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे सर पेपर में। एल्वियोली सर इसी तरह। अरे एलवेली हेयर टाइप का रहेगा ना, फिंगर टाइप का तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, मतलब खुलने के लिए। छोटा सा रहता है। हाँ, मसल। चलो 3 नंबर 4 नंबर देखो। तुम भी देखो बेटी। तुम डायफ्राम हो जाएगा सर। डायफ्राम हो जाएगा सर। the muscles that help in breathing by contracting and relaxing is the
डायफ्राम। चलो ठीक है। चौथा था लिरिंग्स। हाँ लिरिंग्स बॉक्स चौथा का लिरिंग्स हो जाएगा। जो बॉक्स वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? लिरिंग्स को। चलेगा। लिरिक्स। 5वां नंबर देखो। that connected the links from the trachea. हाँ ट्रेकिया, द विंड पाइप दैट कनेक्ट द लिरिंग्स टू द ब्रोंकी इज कॉल्ड ट्रेचिया। ट्रेचिया। 6 नंबर देखो। थ्री लोब्स हो जाएगा। राइट में, लेफ्ट में 2। 7 नंबर देखो। डायफ्राम मूव्स इंप्रेशन अप। up, moves up, moves देखिए रहते थोरोसिक कैविटी, थोरोसिक प्रेशर रहता क्या था एक बार जो देखे थे? हाँ सर, थोरेटिक कैविटी या थोरेटिक प्रेशर। थोरेटिक प्रेशर देख ले तब है क्या ये। क्या था स्पेलिंग बेटा? एच ई ओ शायद। क्या था? एरुना ये दांत खोदने वाले सिक्के। कहता थोरेसिक प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर विद इन द थोरेइक कैविटी। जो हम लोग का जो छाती के अंदर का जो कैविटी है उसी के बारे में। विच कंटेन्स द हार्ट, लंग्स एंड मेजर ब्लड वेसल। कहता थोरेसिक प्रेशर जो है रेफर करता है टू द प्रेशर, उस प्रेशर से विद इन द थोरिक कैविटी, जो थोरिक कैविटी जो होते हैं उसके विद इन में। विच कंटेन, जो कंटेन करता है हार्ट को भी, लंग्स को भी और मेजर ब्लड वेसल्स को। चेंज इन थोरिक प्रेशर कहता है इनहेलेशन में जब सांस लेते हो तो थोरिक प्रेशर जो का घटता है, अलाउइंग एयर टू एंटर द लंग, जिसमें कि हवा को अलाउ करता है लंग्स में घुसने के लिए। और एक्सेलेशन में क्या होगा, थोरिक प्रेशर जो होगा इंक्रीज होगा जब छोड़ोगे, हेल्प करेगा किसको, पुश करेगा, हेल्पिंग टू पुश एयर आउट टू लंग्स, लंग्स से बाहर निकालने के लिए। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब क्या समझे, सांस को लिए। जब सांस को लोगे तो लंग्स क्या होगा, फूलेगा, फैलेगा। लंग्स जब फूलेगा तो उसके अंदर का जो चीज़ें हैं, जो थोरिक कैविटी होगा वो बढ़ेगा घटेगा वो? क्या सर? सांस जब लेते हो तो लंग्स में क्या आता है, प्रेशर। फैलेगा सर, लंग्स फैलेगा, अंदर इंक्रीज करेगा सर लंग्स। चेस्ट भी फैलेगा तो स्पेस क्या हो जाएगा अंदर वाला घटेगा। थोरोइक कैविटी जो होता है वो कंटेंस करता है हार्ट को, लंग्स को और मेजर ब्लड वेसल्स को। तो ये पूरे कैविटी के लिए यूज किया गया है। तो इनहेलेशन में थोरेसिक जो है प्रेशर जो होता है घटता है और उसके घटने से जो है एयर एंटर करेगा लंग्स में। और एक्सेलेशन जब सांस छोड़ोगे थोरिक प्रोसेस बढ़ेगा जिसमें कि हेल्प करेगा एयर को आउट होने में, लंग्स से बाहर निकलने में। समझे? और ब्रीदिंग में जो था थोरिक प्रेशर चेंज जो होता है वो फैसिलिटेट करता है इनहेलेशन और एक्सेलेशन को। और
ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। चलो ठीक है। अब ड्यूरिंग द इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डैश टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरिक कैविटी। क्या हो जाएगा? Duration the diaphragm moves to increase the volume. Increase the volume of the throat cavity. Increase moves देख लेता हूँ क्या है 7 नंबर में। मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम जो होगा मूव करेगा डाउनवर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरिक कैविटी। थोरिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डाउनवर्ड करेगा वो, ठीक है। और एक्सेलेशन में क्या होगा? एक्सेलेशन में इनहेलेशन हो गया तो एक्सेलेशन होगा, तो उसमें डायफ्राम क्या करेगा? मूव्स करेगा अपवर्ड में और डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी को। अरे लंग्स है नहीं, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं समझे? जैसे लंग्स है, सांस जब छोड़ोगे लोगे तो क्या होता है? ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, समझे? तो उसी के लिए दिया गया है, ठीक है। इनहेलेशन में जो होगा डायफ्राम क्या होगा? मूव्स करेगा डाउनवर्ड और इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी को, ठीक है। जब सांस लोगे, जब सांस छोड़ोगे तो क्या होगा? अपवर्ड हो जाएगा। कौन? डायफ्राम डायफ्राम मूव्स अपवर्ड हो जाएगा टू डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी का। अगर सर डायफ्राम किसी का टूट जाए तो सर ऑक्सीजन मतलब वो ले पाएगा सर सांस? अरे अब डॉक्टरों नहीं चुके, हमें तो बता दो, तो प्रैक्टिकल डायफ्राम टूट जाएगा कैसे सांस लोगे? अब डायफ्राम लचीला होता है, वो टूटेगा ही नहीं। लचीला होता है, किसी का नहीं टूटता है, बहुत लचीला होता है। मांस का बना होता है। हाँ। देख लीजिए डायफ्राम। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे आगे। चलो देखो क्वेश्चन में बना लो, देख लेंगे उसको फिर। 8 नंबर हो गया। The exchange of gases in the alveoli taken place by the process of क्या कहता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो होगा। Diffusion. Yes. The exchange of gases in the alveoli taken place by the process of 8 नंबर है। Yes. डिफ्यूजन ही है। अब 9 नंबर देखो। Red blood cell line to test for transport oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। 10 नंबर देखो। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट साइंस, बाइकार्बोनेट साइंस। बाइकार्बोनेटेड आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन ही था। यस। चलो अब ट्रू फॉल्स। द मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। 11 में कहता है रेट ऑफ द ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लिंगेटा इन द ब्रेन, ठीक है। 12 नंबर क्या? द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट एयर थ्रू व्हेन एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज। 2 क्वेश्चन नहीं बन पाया होगा लगता है। ये मिलान करने वाला है, बनाओ इसको। ट्रैकिया वाइड फेस पाइप। एल्वोली जो है ट्रैकिया हो गया वॉइस बॉक्स, ठीक है। एल्वेली हो गया साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। लिरिंग्स क्या हो गया? वॉइस ट्रैकिया हो गया विंड पाइप ना। विंड का पाइप। विंड Wind pipe. लिरिंग्स हो गया वॉइस बॉक्स। White box. डायफ्राम हो गया ब्रीदिंग मसल्स। तो ब्रीदिंग मसल्स है इसलिए जो क्या होगा? टूटेगा नहीं। हड्डी भले रिब्स का केबेज टूट सकता है, रिब्स हड्डी। 3 1 2 4। वाह बहादुरों वीरों, सब कोई सही बनाए हो, हम ही को गड़बड़ कर दिए।
चलो आगे देखो। रैपिड कर दिए गुरुजी इसके लिए। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, वीर तो हो ही तुम लोग। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अरे टाइगर इसमें डी कहाँ तक आ गया, सी ए तक है रे, एगो छूट गया। चलो इसी तीन को ढूंढो। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और टाइडल वॉल्यूम है। तो ऑक्सीजन को क्या मारोगे, रिमूव ड्यूरिंग एक्सेलेशन, इंक्रीज द ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, बाइंड विद ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? एक का 2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव ड्यूरिंग क्या एक्सलेशन सो गया बेटा? 2 का 1। तो सोने तो बेटा, कौवा भी सो गया बेटा, तुम भी सो जाओ। हाँ तुम भी Vital वही सब pressure used in cellular respiration. तो ऑक्सीजन किस में हो गया? एक्सरसाइज, इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Increase during exercise. तो क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन, रिमूव ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम फेफड़े के लिए होता है तो इसमें तो सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए मैं तब क्या जानते है। हैं टाइटल वालों। ए का जो है ना, डी तो होगा नहीं, लगता है इसका छूट गया। एक ए का 3, बी का 1, सी का 2, एक का 2 डिटेल वॉल्यूम का तो बी का इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। बी का 1 था और ए का 3 है, यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर में जो श्वसन का काम होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का काम है, O2 का, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बढ़ जाता है जब एक्सरसाइज करते हो। और क्या था जी? समझ में नहीं आया गुरुजी, क्या क्या बोले आप? अरे ए का 3 है, एक का 3 तीन तो ही है क्या? फिर यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल में जो श्वसन होता है वही ना ऑक्सीजन लेकर पहुंचते हो। हाँ ठीक है, एक का 3 उसके बाद जो है बी के 1, बी में क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बी के 1 में क्या है? रिमूव ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेलेशन के समय में वो क्या होगा? बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक ऑक्सीजन का 2 नहीं होगा, पढ़िए तो। और उसके बाद है बी का, ऑक्सीजन का 2 होगा कि नहीं गुरुजी, देखिए ना। ए का देखो क्या है फिर? ए का जो है 3 नहीं है, ये तो हो ही गया। सी का 2 है। टाइडल वॉल्यूम जो है उसके लिए हो गया तुम्हारा इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के समय में टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है गुरुजी। चलो अब ढूंढो। इसमें जो है ना ब्रोंकी है, एल्वेलर सेक है, मेडुला ओब्लंगेटा है। इसमें भी 3 एगो दिखा रहा है, हम 4 करके बनाए थे। और सही ढंग से बना भी नहीं। सही ढंग से गड़बड़ा गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो बना जो है उसी का फायदा उठाना चाहिए। चलो ब्रोंकी क्या? ब्रोंकी जो है, हाँ ब्रोंकी पहले ढूंढते हैं गुरुजी। हाँ ढूंढो इसमें 4 में। लोग ब्रांच ऑफ ट्रैकिया, Branch from the trachea. चलो ढूंढ लिया, तो क्या हो गया? 1 का 3 हो गया। लिखते जाइए। हाँ। एक का 3 एल्वेलर सेक का देखो, एक जो होता है Located in the lungs. लोकेटेड इन द लंग्स है। कंट्रोल सेंटर ऑफ फॉर ब्रीथिंग, कंट्रोल सेंटर फॉर ब्रीथिंग और गुरुजी। तो एल्वेलर सेक क्या बोला था? Medulla oblongata control center. मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होगा, ये 2 हो जाएगा बेटा ना। एल्वेलर सेक में क्या बोला विनीत? First लोकेटेड one. इन लंग्स, ठीक है।
तो इसका मतलब ये जो दिया है प्रिवेंट फूड एंटरिंग द विंड पाइप, इसके लिए क्या हो जाएगा? 1-2 दिया है। इगली क्या बताए थे? एंटरिंग अरे इग्लोटस बोले थे, इग्लोटस इग्लोटस एपिग्लोटिस। इप्लीग्लोटिस हाँ इप्लीग्लोटिस। तो ये जो होगा ना डी में होगा इप्लीग्लोटिस यहाँ पर। समझे? चलो हो गया ये, ठीक है। बी का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ठीक है। सब गड़बड़ा गेलो। चलो एक बार चलो आखिरी है, अब 2-3 ठो बचले हैं। चलो ये देखो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, इंटरनल रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, और जो दिया है वो पता नहीं चल रहा है क्या है। ठीक है, तो पहले देखो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को देखो। Between alveoli and blood, between blood and cells occurs in mitochondria, mechanical process of inhalation क्या हो जाएगा और एक्सलेशन? चौथा नंबर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का बाहरी ब्लड। नीचे किए थे गुरुजी। 4 नंबर ही होगा, ठीक बोल रहा है। नीचे किए ना। दूसरा आ गया, इसमें दिया है। इसका आंसर वो नहीं मिला है। चलो ये गड़बड़ा गए लोग। लास्ट वाला ठीक है। फिर से तैयार कीजिए सारा का सारा। आप फिर से जो है ना उसको देख लेंगे, ठीक है। अनदर फिर से फिल इन द ब्लैंक। हम पीडीएफ बना के भेजे क्या भी रेस्पिरेशन का। पीडीएफ बना लेना। अरे 2 मिनट में बन जाएगा, भेज देंगे आपको। किस चीज़ का है तुम्हारा नोट वाला? प्रीवियस ईयर पेपर का। अलग अलग टॉपिक का बना हुआ उसमें। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, उस बोलो देखे क्या क्या है। 2 मिनट का लगा वो पढ़ो। पढ़ो, पूछो सबसे, देखो क्या क्या को बना पाता है ये लोग। पूछो सबसे, देखो क्या क्या को बता पाता है।